छात्रों सुप्रभात। आज की ऑनलाइन एजुकेशन कक्षाओं में सभी 9th क्लास के छात्र छात्राओं का स्वागत है। और छात्रों, हम कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र भाग का लेसन नंबर 2 और जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले हम विकास पाठ कर चुके हैं। संसाधन के रूप में लोग हैं। इस पाठ नंबर 2 में हम कर रहे हैं इस पाठ से कर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट्स, आपको कक्षा में मैंने पाठ पढ़ाते समय बहुत अच्छे से इन बातों पर समझाया। आपने पाठ पढ़ा और दोबारा घर जाकर भी पढ़ा होगा तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी हम इन अभ्यास के प्रश्नों को दोहरा रहे हैं आपके सहयोग के लिए। तो आओ चलते हैं, करते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न पाठ नंबर 1 में। आज हमारा पाठ नंबर 1 है इसका, उसमें हम कर रहे हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, संसाधन के रूप में लोग। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। हमने ये बताया हमने संसाधन के रूप में लोग क्यों कह दिया, इससे आप क्या समझते हैं। क्योंकि चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र है चाहे द्वितीय क्षेत्र है, वो मनुष्य के बिना कार्य है। जो सेवा तृतीय क्षेत्र है, इन सब में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे कार्यशील, सभी कार्यशील लोग जो जिनमें निपुणता योग्यता है, सभी हमारे विकास कार्यों को गति प्रदान करते हैं, निर्माण कार्यों को बढ़ाते हैं, उनमें श्रेष्ठता लाते हैं, उनका सदुपयोग कर पाते हैं। जितना आदमी अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल होगा, उतने ही प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग होगा। तो इस प्रकार यदि जो लोग हैं वही संसाधन के रूप में लोग हैं। लोग भी एक संसाधन है जो दूसरे साधन संसाधन है, लेकिन यह उनसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भौतिक साधन जैसे भूमि आदि अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। उनको क्रिया करने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ती है। और मनुष्य कैसा है? कुशल है, अकुशल है। यदि कुशल है तो उससे श्रेष्ठ उत्पादन कर पाएगा उन साधनों से, संसाधनों से। यदि अकुशल है तो उनसे श्रेष्ठ उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मानव कैसा है, प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित है, किस प्रकार का है, वह डिपेंड करता है उसकी कार्यशीलता पर, उसकी क्षमता पर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सारे के सारे यहां मैंने शब्द लिखा है निपुणता और दूसरा लिखे योग्यता। ये निपुणता और योग्यता जो कार्य में लगे लोग हैं उनकी निपुणता और योग्यता पर डिपेंड करता है उत्पादन। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य भी एक संसाधन है और वह दूसरे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, मानव संसाधन। मानव संसाधन मनुष्य के रूप में इनको मानव संसाधन कहेंगे। भूमि और भौतिक अन्य साधनों से भिन्न है। कैसे? वही बात है ऊपर वाली कि संसाधन, ये भी संसाधन है, ये भी संसाधन है, भौतिक साधन भी संसाधन है। क्यों है? मानव संसाधन दूसरे संसाधनों से श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि यह भौतिक पूंजी, कोई भी है भौतिक पूंजी और भौतिक संसाधन है, उनको जो भूमि का उपयोग कर सकता है, जबकि भूमि और भौतिक पूंजी मनुष्य का उपयोग नहीं कर सकती। मनुष्य भौतिक पूंजी का और भूमि का श्रेष्ठतम प्रयोग करके अधिक उत्पादन कर सकता है। मनुष्य यदि सही है, मनुष्य यदि कुशल है, प्रशिक्षित है और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ जिस भी क्षेत्र में वो गया है, तो वो इन संसाधनों का प्रयोग करके श्रेष्ठ उत्पादन कर सकता है। इसलिए मानव संसाधन अन्य संसाधनों से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है आपका, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। बहुत महत्व है शिक्षा का, अधिक महत्व है। यदि कार्यशील आदमी निपुण है और योग्य है तो वह उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। अधिक शिक्षित या प्रशिक्षित मनुष्य
आदमी लोग उत्पादन की बढ़ा देते हैं, अकुशल आदमी उत्पादन को घटा देते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य, यानी कहने का भाव ये कि छात्रों, मनुष्य के बिना कोई भी क्रिया, आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती। आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं के लिए संसाधनों के प्रयोग के लिए मनुष्य का होना अत्यंत आवश्यकता है। और उसमें यदि शिक्षित मनुष्य है, प्रशिक्षित मनुष्य है, शिक्षण दिया हुआ है, तो श्रेष्ठ उत्पादन, कम समय में अधिक उत्पादन करके देश को विकास के पथ पर ले जा सकता है। यदि शिक्षित नहीं है तो वे उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा की तरह स्वास्थ्य भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही, मानव पूंजी में यदि जैसे शिक्षा नहीं है तो प्रशिक्षित नहीं होता, प्रशिक्षित नहीं होता तो वह अच्छा उत्पादन करने में सहयोगी नहीं होता। और यदि इसी प्रकार जो स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो वह अपना कार्य को सही नहीं दिशा दे सकता। सही दिशा न देने के कारण उत्पादन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उस दर की उत्पादकता करता है, यानी उत्पादन में बढ़ोतरी कर देता है। बीमार लोग हैं, उसको बीमार लोग क्या काम करेंगे? वो काम ही नहीं कर पाएंगे। उत्पादन कैसे करेंगे? उत्पादन नहीं करेंगे तो देश की आय नहीं बढ़ेगी। जो स्वस्थ लोग होते हैं उत्पादन का दर बढ़ा करके आय बढ़ा देते हैं। जब उनकी खुद की आय बढ़ती है तो वो देश के भी विकास में विशेष रूप से सहयोगी होते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका बताएं। भी किसी आदमी के जीवन में बड़े इजी सा प्रश्न है, आप सभी को पता है बच्चों की, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। किसी ने कहा है कि धन गया कुछ नहीं गया, पर स्वास्थ्य गया सब कुछ गया। तो स्वास्थ्य यदि मनुष्य का पास सही है तो हर काम को सही ढंग से मजबूती के साथ कर सकता है। स्वस्थ आदमी हर काम को कर सकता है, उसको उसका उत्पादन करने में अपनी विशेष भूमिका निभा सकता है। यदि आदमी स्वस्थ नहीं है तो वो कैसे करेगा? हर काम को नहीं कर पाएगा, उत्पादन क्रियाओं में अपना भागीदार नहीं बन पाएगा। भागीदार नहीं बनेगा तो उत्पादन की मात्रा को वो नहीं बढ़ा पाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अपना अगला आता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं क्या क्या होती हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं और द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? बहुत आसान सी बात है। चैप्टर पढ़ा जिसमें मैंने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र की वे क्रियाएं होती हैं जो सीधे सीधे कुदरत से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। जब आदमी प्रथम बार काम करता, निर्माण करता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सारी खेतीबाड़ी, कृषि, जितनी भी कृषि की क्रियाएं हैं सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि कृषि सीधी सीधी प्रकृति से जुड़ी है। मनुष्य उसमें खुद कोई निर्माण नहीं कर सकता, प्रकृति के सहयोग से करता है। दूसरा वानिकी है, जंगल से संबंधित, वनों से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं सारी सारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तीसरा पशुपालन है, पशुपालन में जितने पशु पाले जाते हैं सारे सारे प्रकृति से संबंधित है और हमारे प्राथमिक में आते हैं। इसके साथ मत्स्य पालन, मछली पालन भी कृषि का हिस्सा है और मुर्गा पालन ये भी कृषि का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे अपने इस प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। इसके बाद आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन और निर्माण, जो भूमि से पहली बार खनन क्रिया आती है, खनन है, वो इसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जब हम भूमि से खोद करके जो पदार्थ निकालते हैं उनसे फिर हम कोई और चीज बनाते हैं, उनसे उनका निर्माण करते हैं, उनसे कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं जो खनिज खरे हैं, उनके रासायनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, उसको उत्खनन में बोलते हैं। और इसके बाद जो विनिर्माण क्या होता है, जब वस्तु प्राकृतिक संसाधनों में तैयार हुई वस्तु को लेकर के हम दोबारा से उन वस्तुओं को नई वस्तु के रूप में बदल देते हैं तो उसे हम विनिर्माण का नाम देते हैं। जिस प्रकार की प्रकृति से लकड़ी लेकर के हम उसको आगे मेज, कुर्सी या फर्नीचर में चेंज कर देते हैं, या प्रकृति से साधन लेकर के हम किसी चीज का कोई भी अन्य चीज बनाते हैं। जैसे प्रकृति से हमने लोहा लिया, लोहा से हमने फिर खनन क्रियाओं के बाद में विनिर्माण द्वारा से दूसरे औजार बनाने शुरू कर दिए तो हमारे लिए विनिर्माण की क्रियाएं होंगी। इस प्रकार उद्योगों से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर निर्माण कार्य होता है, उद्योगों सारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र
में कोई निर्माण नहीं होता, बल्कि ये दोनों क्षेत्र जो ऊपर वाले उनके लिए सेवा प्रदान करता है। इसमें कौन सी क्रियाएं आती है? इसमें व्यापार इसमें आता है, परिवहन इसमें आता है, संचार के जितने टेलीफोन के मैसेज देने हैं, यातायात इसमें आता है, बैंकिंग इसमें आता है, बीमा इसमें आता है, शिक्षा इसमें आती है, उन स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, आपका हॉस्पिटल की क्रियाएं, सारी से आर्थिक इसमें आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं तृतीयक श्रेणी में आती है। जो तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं हैं इनको हम सेवाओं का नाम से भी जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र की क्रियाओं को सेवाएं भी कहा जा सकता है। तो इसमें आपने फिर देखी ध्यान से, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपाल, मुर्गी पाल और पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जबकि उद्योगों या फर्मों से संबंधित विनिर्माण की क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल के साथ स्वास्थ्य संबंधी योग, दूसरी अन्य प्रकार की जो व्यापार के क्षेत्र की क्रियाएं हैं सारी की सारी तृतीयक क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं दोनों को सहयोगी बनती हैं प्राथमिक और द्वितीयक के कार्यों में, तो इसलिए इनको सेवाओं का नाम दिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 7, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? बहुत आसान सी बात है, पाठ पढ़ाते समय बच्चों आपने बड़े आसानी से बच्चों ने जवाब दिया था इसका। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो धन से संबंधित है, और गैर आर्थिक क्रियाएं वे जो धन से संबंधित नहीं है। अर्थात ऐसे कार्य जिनके करने से हमें आय प्राप्त होती है हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे, और जिन क्रियाओं के करने से हमें कोई आर्थिक क्रियाएं प्राप्त नहीं होती उसे गैर आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। आर्थिक क्रिया जैसे कि मनुष्य एक बैंक में जाकर कार्य करता है, वहां नौकरी करता है, उसको आय मिलती है। एक अध्यापक स्कूल में जाकर कार्य करता है, उसको आय मिलती है। एक मनुष्य फैक्ट्री में जाकर के कार्य करता है, उसको आय प्राप्त होती है। इस प्रकार ये सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। जबकि एक गृहिणी है, वो घर पर कार्य करती है, लेकिन उसके बदले में उसे कोई आय प्राप्त नहीं होती। एक टीचर स्कूल में जाकर शिक्षा बच्चों को देता है, उसको आय मिलती है, लेकिन यदि उसकी एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है तो उसको उसके बदले में कोई आय प्राप्त नहीं थी, वो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार छात्रों आप देखते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया जैसे कृषि करना, पशु पालना, मछली पकड़ना और अस्पताल इत्यादि, नौकरी करना, बैंकिंग की आदि सभी हमारे आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनके करने में हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती उन्हें हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि गैर आर्थिक क्रियाएं, गृहिणी अपने बच्चों की देखभाल करती है, या अध्यापक अपने बच्चों को घर पर पढ़ाता है, तो उनको हम उसके बदले में उसे कोई आय नहीं मिलती, इसलिए उनको हम गैर आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने जो कुछ सीखा वो आपने कल पाठ में भी पढ़ा था, और आज आपने इसके माध्यम से सीखा। दोबारा से इसको दोहराएं, याद करें, और आज की इस वीडियो में इतना ही काफी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो फिर रिपीट करें, करते रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।